दोस्तों, देश की अंदरूनी राजनीति में इस समय बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। कारण है 2026 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। 4 राज्य पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और एक केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी। आज हम विशेष रूप से केरल की राजनीति पर बात करेंगे क्योंकि परसों केरल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। अमित शाह ने केरल में पहली बार खुलकर कहा और खुलकर उन्होंने ये बात बोली कि 2026 में केरल का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। अब यह बयान साधारण नहीं है। केरल की राजनीति को समझने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि राज्य दशकों से दो गठबंधनों के बीच में घूमता रहा है। इसमें पहला गठबंधन है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF, जिसका नेतृत्व CPM करती है, और दूसरा है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF, जो कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला है। बीजेपी अब एक तीसरी शक्ति मानी जा रही है, लेकिन वर्तमान में सत्ता में LDF है और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, जो कि लगातार दूसरी बार सत्ता में आए हैं, उनके खिलाफ हारी एंटी इनकम्बेंसी है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी क्या कांग्रेस सत्ता में नहीं लौट रही है? तो कारण साफ है कि कांग्रेस का जो संगठन है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, जो उसका नेतृत्व है वो स्पष्ट नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि मतदाता को भरोसा नहीं कि कांग्रेस जीत सकती है। और यही कारण है कि कांग्रेस के लिए इस समय चुनौती बहुत ज्यादा है और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस भी चुनाव जीतना आसान नहीं है, और इसी में बीजेपी को अपने लिए एक मौका दिख रहा है। और जिस तरह से उन्हें सफलता मिली है अभी निकाय चुनाव में केरल में, उसने उनके जोश को और ज्यादा बढ़ा दिया। अब ये कैसे है? अब बीजेपी ऐसा क्यों सोच रही है? अमित शाह ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ये सारा गणित क्या है राजनीति का, इसको हम इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, राजनीति का एक नियम है कि वोटर उसी को वोट देता है जिसे वो जीतता हुआ देख सके। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केवल एक सीट मिलेगी। 20 सीटों वाले राज्य में की संख्या काफी छोटी लग सकती है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये पहली लोकसभा सीट थी। इसके बाद तिरुवनंतपुरम में जो नगर निगम के जो चुनाव हुए, उसमें 4 दशकों बाद CPM को किसी ने हटाया है, तो वो बीजेपी है, और बीजेपी अब वहां पे सत्ता में, यानी कि मेयर जो है बीजेपी। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो चुनाव होते हैं, निकाय के हो या ग्राम पंचायत हो, उसमें भी बीजेपी को अच्छे खासे वोट मिले हैं और बीजेपी ने बहुत से ऐसे चुनाव जीते हैं। और यही वजह है कि अब बीजेपी को लग रहा है कि उनके लिए एक चांस बन सकता है। इसलिए समझते हैं कि अमित शाह ने क्या कहा और उन्होंने क्या गणित समझाया है अपने कार्यकर्ताओं। तो अमित शाह जी ने कहा कि 2011 में बीजेपी को 11% वोट मिले थे केरल में, 2016 में 16% वोट मिले और 2024 में 20% वोट मिले। अब उनका दावा है कि 20% से 40% पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। अब उन्होंने इसके लिए कई उदाहरण भी दिए, जैसे कि त्रिपुरा 2018 से पहले एक भी विधायक नहीं था बीजेपी का त्रिपुरा में, लेकिन फिर चुनाव के बाद सीधे सरकार बची। असम 2011 में बीजेपी को 16% वोट मिले थे और 2016 में बीजेपी को 41% वोट मिले और उसकी सरकार। मतलब साफ है कि मतदाता का मन बदले तो आंकड़े दूर नहीं रहते हैं। और जिस तरह से उन्होंने ये आंकड़े बताए हैं, वो उन्होंने कहा कि भाई मैं 15 साल की उम्र से जो है चुनाव विश्लेषण कर रहा हूँ, और मेरा ये अनुभव है कि जब एक बार 20% तक आप पहुंच जाते हैं तो एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाता है जो आपके समर्थन में होता है, और दूसरा वर्ग जो कि ये देखता है कि भाई ये आप जीत सकते हैं, तो वो भी आपके साथ आके जुड़ जाता है। और यही वजह है कि 20% अगर वोट मिल जाए तो 40% या उससे ज्यादा पहुंचने में समय नहीं लगता। और अभी तो मैंने आपको ये 2 राज्यों के उदाहरण बताए हैं, और भी अगर हम राज्य देखें जैसे कि उत्तर प्रदेश हो या और बहुत से जैसे महाराष्ट्र हो, तो वहां पे भी ऐसी चीजें हुई हैं, और इसी तरह से बीजेपी का वोट प्रतिशत और तेजी से बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में तो अभी 50% से ऊपर तक गए पिछले इलेक्शन में। तो ये तो था अमित शाह का गणित, लेकिन अब लौट के चलते हैं वापस केरल की राजनीति में, जो कि हमारे वीडियो का मूल्य विषय है। तो केरल की जो डेमोग्राफी उसे समझते हैं। तो दोस्तों, केरल में मुस्लिम आबादी लगभग 26% से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि चुनाव का निर्णय कौन करता है, तो वो करते हैं क्रिश्चियन वोटर। अब बीजेपी की रणनीति इसी क्रिश्चियन वोटर पे केंद्रित है। गोवा और नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन समर्थन से ही बीजेपी की सरकारें बनी है, इसलिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को लगता है कि भाई अगर हम इसी तरह से कुछ क्रिश्चियन मतदाता के साथ जोड़ ले तो हमारी सरकार बन सकती है। तो इसके लिए वो बहुत से काम कर रहे हैं। पहली बात तो गोवा में जो उनके MPs MLAs है, वो उन्हें केरल उन्हें लेकर आए और उन्होंने बताया कि भाई यहाँ के केरल के लोग को बताओ कि किस तरह से बीजेपी काम कर रही है गोवा में। और यही काम उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए भी करा। नॉर्थ ईस्ट के जो भी उनके MP MLA हैं, उन्होंने केरल के दौरे किए हैं और बताया जा रहा है कि किस तरह से बीजेपी उनके लिए काम कर रही है। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि हिंदू और प्लस जो क्रिश्चियन वोटर है उनको साथ में लाया जा सके, ताकि जो 40%
उन्हें चाहिए, जो उनका टारगेट है वो पूरा हो सके। अब ये समझने वाली बात है कि ये हिंदू और क्रिश्चियन वोट साथ में आएगा क्या, तो उसका सबसे बड़ा कारण है लव जिहाद और सर्वाइवल का इशू। जब सर्वाइवल का इशू होता है तो फिर लोगों की जो सोच है वो बदलती है। केरल में लव जिहाद शब्द पहली बार उठा था, केरल से ही शब्द निकला है। केरल के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, जो सीपीएम के मुख्यमंत्री थे, बीएस अच्युतानंद, उन्होंने ये स्वीकार किया था कि भाई क्रिश्चियन समाज का कहना है कि उनका लगातार धर्मांतरण हो रहा है, लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है और डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। और ये जो डर है ये आज भी मौजूद है क्रिश्चियन समाज में। ऐसी चीजें हुई है और हिंदुओं के साथ भी हुई है, क्रिश्चियन के साथ भी हुई है। यही कारण है कि क्रिश्चियन समाज का एक वर्ग बीजेपी को एक सुरक्षा कवच के रूप में देखता है। और यही नहीं, समय समय पे क्रिश्चियन समाज ने बीजेपी और आरएसएस समर्थन मांगा है, उनसे सहायता मांगी और आरएसएस ने उनकी सहायता की है। ऐसे बहुत से मुद्दे हुए हैं। तो लव जिहाद और जिहाद के मुद्दे पर कहीं ना कहीं ये दोनों जो समुदाय हैं ये एक मंच पे हैं। और इसके मुकाबले में अगर हम कांग्रेस को देखें तो क्रिश्चियन समाज कांग्रेस पे भरोसा नहीं करता है, क्योंकि कांग्रेस के संगठन में एलयूएमएल और एसडीबीआई जैसे संगठन शामिल है, जो कि कट्टरपंथी है और हिंदू और क्रिश्चियन दोनों को ये संगठन असहज कर दिया है। और ये भी चर्चा का विषय है कि कांग्रेस की सरकार अगर बनी तो गृह मंत्री जो होगा केरल, तो कोई मुस्लिम समाज से होगा। और ये बात डर पैदा करती है, चाहे ये सही हो या गलत हो, लेकिन हिंदुओं और क्रिश्चियन दोनों में ये बात एक डर पैदा करती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अभी तक तो ये सारी चीजें लग रही हैं, लेकिन क्या ऐसा होगा, क्या केरल में हिंदू और क्रिश्चियन वोट साथ में आएंगे? अगर आए तो अमित शाह का दावा असंभव नहीं रहेगा और सच हो जाएगा। अभी यह निश्चित नहीं है, लेकिन यह एक असंभव भी नहीं है। फैसला अप्रैल मई 2026 में होगा। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही था। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या केरल में ईसाइयों को बीजेपी को वोट देना चाहिए? आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।